हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का जो है 30 जून का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, उन लोगों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, तो अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और जिन लोगों का जो है अभी एग्ज़ाम होने बाकी है, उन लोगों के लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी बेस पर जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे, जिसका जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न है सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर। इन सभी से जो है टोटल हमने 15 प्रश्न लिए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 50 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल 50। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल 50 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों को भी आर्टिकल 50 में जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मौर्य वंश की स्थापना कब और किसने की थी। मौर्य वंश का जो है स्थापना कब और किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने। 322 ईस्वी पूर्व जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जो है चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की जो है नींव रखी थी। चाणक्य की जो है सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की जो है स्थापना 322 ईस्वी में जो है किया था। ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है भारत में कौन करता है, तो इसका आंसर होगा एनएसओ। एनएसओ जो है राष्ट्रीय आय की गणना भारत में करता है। एनएसओ इसका जो है फुल फॉर्म आपका होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। एनएसओ का फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। सही आंसर हो जाएगा एनएसओ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बक्सर का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था। जो बक्सर का युद्ध है आपका कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1764। 1764 में जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, और यह अंग्रेज और मीर कासिम के बीच जो है हुआ था। एक साइड से जो है आपके अंग्रेज थे, दूसरे साइड से मीर कासिम, शाह आलमदुती और शुजाउद्दौला, यह तीनों लोग थे, और दूसरी साइड जो है अंग्रेज थे। तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज वर्सेस, बनाम का मतलब होता है वर्सेस यानी कि बीच, तो अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, शाह आलमदुती और शुजाउद्दौला, इन सभी के बीच जो है बक्सर का आपका जो है युद्ध हुआ था। ब्रिटिश की जो सत्ता की नींव यहीं से जो है मजबूत हुई थी। जो ब्रिटिशियों का जो सरकार जो है मजबूत हुआ था, यहीं से हुआ था। ये सभी हारने के बाद बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली, तो यहीं से जो है बक्सर आपका जो है अंग्रेज मजबूत हो गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है यूएनएफसीसी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। यूएनएफसीसी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से जो है निपटना। यूएनएफसीसी का जो है मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटना। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या की संयुक्त राष्ट्र की यह इकाई पर्यावरणीय संधियों की जो है निगरानी करता है। जो संयुक्त राष्ट्र की इकाई है वह पर्यावरणीय जो है संधियों की निगरानी करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या आपकी होगी 6।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या आपकी कितनी है? तो आपकी 6 होगी, जिसमें 3 आरबीआई होंगे और 3 सरकार के द्वारा जो है नामित सदस्य होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या आपकी 6 होगी, जिसमें 3 आरबीआई और 3 सरकार के द्वारा जो है नामित सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ बन रहा है? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो है पार्क कहाँ बन रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असम में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो असम में। यह जो है परिवर्तन सुधार के लिए जो है महत्वपूर्ण परियोजना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, UDISE प्लस रिपोर्ट किससे संबंधित है? UDISE रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्कूली शिक्षा। UDISE रिपोर्ट जो है आपका स्कूली शिक्षा रिपोर्ट से जो है संबंधित है। यह जो है भारत में विद्यालयों की प्रगति पर जो है आधारित रिपोर्ट है UDISE। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह आपका है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में। आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB किस समूह से संबंधित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB जो है किस समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिक्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB किस समूह से संबंधित है? तो ब्रिक्स से जो है आपका संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा? ब्रिक्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का जो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय शंघाई, चीन के जो है शंघाई में NDB का जो है मुख्यालय है। आगे आने वाली शिफ्टों में यह प्रश्न जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, इनविट और REIT किससे संबंधित है? इनविट और REIT यह दोनों किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से जो है आपका संबंधित है इन्वेंट एंड रीट इस्टेट। और यह सभी की सभी क्या है? तो निवेश के जो है आपके साधन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण की निगरानी कौन करता है? भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण की निगरानी कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन स्पेस जो है आपका भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण की जो है निगरानी करता है। सही आंसर हो जाएगा इन स्पेस। निजी संस्थाओं को जो है अनुमति देने वाला नियामक आपका जो है इन स्पेस होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है? मिशन कर्मयोगी इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को स्किल पर आधारित प्रशिक्षण देना। मिशन कर्मयोगी का जो उद्देश्य है वह है सरकारी कर्मचारियों को स्कूल पर आधारित जो है प्रशिक्षण देना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण में 23.5 डिग्री कोण पर स्थित रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण में 23.5 डिग्री कोण पर स्थित रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा अथवा मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। उत्तर में जो स्थित है उसको कर्क रेखा कहते हैं और जो दक्षिण में स्थित है उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओपन सोर्स परत को जो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इंडिया स्टैक क्या है? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है ओपन सोर्स परत को जो है इंडिया स्टैक कहा जाता है। इसमें जो है आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर आदि सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी के जो है टोटल 10 प्रश्न हैं, इसी को हम कवर करेंगे। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है अपारगम्य शब्द का तात्पर्य क्या होगा? अपारगम्य शब्द का जो है तात्पर्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिसे पार न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अपारगम्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसे पार न किया जा सके। व्याख्या की अ जो है उपसर्ग है जिससे जो है नकारात्मक बन जाता है। अपारगम्य में जो है अ जो है आपका उपसर्ग है और उपसर्ग से जो है नकारात्मक चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ से ये वाली चीज़ जो है आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है न्यायालय में कौन सा समास है? न्यायालय में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। न्यायालय में आपका कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है सुगंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सुगंधित शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका इत प्रत्यय होगा। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है इन्हें किस कारक का रूप है? इन्हें जो है यह किस कारक का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। इन्हें जो है किस कारक का रूप है? तो कर्म कारक का रूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है वह दिन बीत गया। इसमें बीत जो है कौन सी क्रिया है? वह दिन बीत गया, इसमें जो है बीत आपका कौन सी क्रिया है? तो यह आपका अकर्मक क्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। वह दिन बीत गया में बीत जो है आपका अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है वह बालक जो कभी झूठ नहीं बोलता उसके लिए एक शब्द बताइए। वह बालक जो कभी झूठ नहीं बोलता उसको क्या कहते हैं? तो सत्यवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यवादी। वह बालक जो कभी झूठ नहीं बोलता उसको क्या कहते हैं? तो सत्यवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कृपया शब्द किस प्रकार का अव्यय है? जो आपका कृपया शब्द है यह किस प्रकार का जो है अव्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक अव्यय है। कृपया शब्द जो है आपका भाववाचक अव्यय है। सही आंसर हो जाएगा भाववाचक अव्यय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है मैं वहाँ गया था। मैं वहाँ गया था इसमें काल का जो है इसमें जो है कौन सा काल है पता करना है। तो मैं वहाँ गया था तो यानी जो उसका जाना जो है बीत चुका है, तो यानी कि यह भूतकाल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। मैं वहाँ गया था यह जो है पूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है अनुग्रह शब्द का विलोम हमें बताना है। अनुग्रह शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा उपेक्षा। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? उपेक्षा। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपेक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है दुख प्लस कर क्या होगा? दुख कर। दुख प्लस कर मिलकर हो जाता है दुख कर। इसमें कौन सी जो है संधि है? दुख प्लस कर मिलकर हो जाएगा दुख कर। इसमें कौन सी संधि है? तो आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। दुख प्लस कर मिलकर होता है दुख कर, तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि होगी। अब हम देखते हैं कंप्यूटर पर आधारित प्रश्नों को। कंप्यूटर पर आधारित जो है प्रश्नों को देखेंगे जिसमें आपके 5 प्रश्न पूछे गए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस बनाना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है इंटरफेस बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है कर्नेल का मुख्य कार्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है इंटरफेस
बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है आईपी एड्रेस की कितनी बिट्स होती हैं। आईपी एड्रेस की जो है कितनी बिट्स होती हैं। तो इसमें IPv4 में 32 बिट्स होती हैं और IPv6 में 128 बिट्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आईपी एड्रेस के IPv4 में 32 बिट्स होती हैं और IPv6 में 28 बिट्स होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है मुख्य विशेषता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है मुख्य विशेषता की क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन डिमांड सेवाएं और स्केलेबिलिटी। ऑन डिमांड सेवाएं और स्केलेबिलिटी जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है मुख्य विशेषता है। बिना स्थानीय हार्डवेयर की जो है सेवाएं उपलब्ध कराना जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है SMTP प्रोटोकॉल किसके लिए प्रयोग होता है। SMTP प्रोटोकॉल जो है आपका किसके लिए प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल भेजने के लिए। ईमेल भेजने के लिए जो है SMTP प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसका SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP किसके लिए होता है। तो ईमेल भेजने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल भेजने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है ट्रोजन हाउस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ट्रोजन हॉर्स जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक, यानी कि मैलिशियस प्रोग्राम जो कि उपयोग में जो है लगने का भ्रम देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार के जो है क्लासेज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस बस जो है आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।